अलग अलग तरह की मसल्स भी देखने के लिए हमें मिलती हैं, जिसके अंतर्गत हम पाते हैं यहाँ पर हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, इसके अलावा स्केलेटल मसल्स होती हैं और इसके अलावा स्मूथ मसल्स होती हैं। स्कल के अंदर पाए जाने वाली कुल हड्डियों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको 23 बोन्स देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये तीनों जो बोन्स हैं ये हमारे आर्म का मेजर पोर्शन बनाती हैं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं विशाल अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट सेशन में। यस फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी की सेहत बहुत अच्छी है और प्रिपरेशन चल रही है ज़बरदस्त। तो डियर फ्रेंड, आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही एक और चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। डियर फ्रेंड, इस चैप्टर के अंदर उन वेरियस ऑर्गन या फिर आप कह लीजिए वेरियस स्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई है, उनके अंदर में यूज होने वाले मैकेनिज्म्स की बात करी गई है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट कराने में और लोकोमोशन कराने में मददगार होते हैं। तो आज हम इस सेशन में जो हमारे ये चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, इसमें हम बेसिकली मूवमेंट को समझेंगे, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होती है। उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद फर्दर हम आगे बढ़ते हुए ह्यूमन के अंदर में एक लोकोमोशन या मूवमेंट कैसे जनरेट होती है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसके अलग अलग पोर्शंस को डिस्कस करते हैं तो यहां हम पाते हैं कि एक मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो कि लोकोमोशन और मूवमेंट में आप कह लीजिए कि मददगार होता है। दूसरा आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। जब ये दोनों ही सिस्टम साथ में वर्क करते हैं और इसके अंदर अफेक्ट जब शामिल होता है न्यूरल सिस्टम का भी, तब जाकर एक ऑर्गेनिज्म में, और स्पेशली अगर हम बात करें हम ह्यूमन के अंदर में, लोकोमोशन और मूवमेंट जनरेट होती है। तो आज इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं आज के इस पॉडकास्ट सेशन में। अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो नीट के हर एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की संभावना रहती है। तो चलिए आज इस सेशन को कर लेते हैं सॉलिडिफाई थ्रू दिस पॉडकास्ट सेशन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पर क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि लोकोमोशन और मूवमेंट होता क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के किसी पार्ट को मूव करा रहा होता है विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ऑन लोकेशन विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो इसे हम केवल मूवमेंट कहते हैं। अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो जिस तरीके से मैं यहां पर अपने हाथों को मूव कर पा रहा हूं या बोलते वक्त मैं अपनी जॉस को मूव कर पा रहा हूं, ये मूवमेंट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी प्लेसमेंट को आपके सामने यहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाऊं तो इसे मैं लोकोमोशन कहूंगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, वेरियस जो ऑर्गेनिज्म हैं अपनी बॉडी में मूवमेंट और लोकोमोशन जनरेट करने के लिए अलग अलग माध्यमों का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो पैरामीशियम में सीलिया नाम के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि पैरामीशियम को ना केवल आप कह लीजिए लोकोमोशन करने में मदद करते हैं, बल्कि फूड पार्टिकल्स को ग्रैब करने में भी मददगार होते हैं। ऐसे में हम लोग बात करते हैं अलग अलग और ऑर्गेनिज्म की भी, तो जैसे हाइड्रा के अंदर बात आ जाती है, या फिर मैं कहूं आप कह लीजिए कि प्रोटोजोअन्स की काफ़ी बात आ जाती है, जिनके अंदर में फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वेरियस टाइप की मूवमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो डियर स्टूडेंट, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले अब बात करेंगे कि आखिरकार ये कितने कितने टाइप की मूवमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें सबसे पहली मूवमेंट की हम बात करें तो ये होती है अमीबॉइड मूवमेंट। डियर स्टूडेंट, यहां पर साइटोप्लाज्मिक फ्लो के कारण से आप कह लीजिए कि एक टेम्पररी तौर पर सेल के अंदर में स्ट्रक्चर का जनरेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म में, और वो ही आप कह लीजिए उसे मूवमेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम साधारण भाषा में स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। अमीबा के अंदर में इस तरह के प्रोजेक्शन से वो लोकोमोशन कर पाता है, इस कारण से हम इसे अमीबॉइड मूवमेंट कह रहे हैं। फर्दर अगली जो हम यहां पर टाइप की मूवमेंट की बात करते हैं, ये आ जाती है हमारी सीलियरी मूवमेंट। जैसे हमने बात किया कि पैरामीशियम के अंदर में सीलिया पाए जाते हैं, जो कि उसे लोकोमोशन करने में मददगार होते हैं। तो ये सीलिया वास्तव में सेल्स के ऊपर माइन्यूट प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि मूवमेंट करते हुए, फ्लैप लाइक मूवमेंट करते हुए एक ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में मदद करते हैं। वैसे हम ह्यूमन की बॉडी में भी वेरियस ऐसे एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर ये सीलिया मिलती हैं।
अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारी ट्रैकिया में या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के आप कह लीजिए ओविडक्ट के अंदर में यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी एग को या फिर आप कहिए जाइगोट को मूवमेंट कराने के लिए भी वहां पर सीलिया आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अगली जो हम मूवमेंट की बात करते हैं, यहां पर बात आ जाती है मस्कुलर मूवमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं यहां पर अपने हाथों को हिला पा रहा हूं, अपनी जॉस को हिला पा रहा हूं, तो इसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी मसल्स की और इसी के साथ साथ हमारे बोन्स की भी। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, जब ये बोन से अटैच्ड मसल वर्क करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, तब जाकर हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि कोई लोकोमोशन या मूवमेंट जनरेट हुआ है। और फाइनली जो चौथे टाइप की मूवमेंट हमारे सामने आती है, यह होती है फ्लैजुलर मूवमेंट। डियर स्टूडेंट, सीलिया से इतर फ्लैजुला अपने आप में आप कह लीजिए कि एलोंगेटेड काफी लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि आपको स्पर्म के मूवमेंट में भी मददगार देखने के लिए मिल जाते हैं, या फिर युगलिना के अंदर में भी ये स्पेसिफिकली तरह के आप कह लिए एलोंगेटेड स्पिंडल शेप एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि आप कह लीजिए अलग तरह की मूवमेंट करते हैं, रोटेशनरी मूवमेंट करते हैं, फ्लैप लाइक मूवमेंट करते हैं, और इससे इस युगलिना के अंदर में या फिर आप कह लीजिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर में लोकोमोशन और मूवमेंट जनरेट होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे 4 तरह के जो बेसिक मूवमेंट हैं, इनको हमने यहां पर समझने की कोशिश करी है। पर हम लोग यहां पर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही अलग अलग आप कह लीजिए कि चैप्टर को कवर करते जा रहे हैं यहां पर, और हम इस सेशन में भी हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही लोकोमोशन और मूवमेंट पर खास एम्फेसिस करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम ह्यूमन के अंदर किस तरीके से लोकोमोशन और मूवमेंट जनरेट होता है उसे भी समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब यहां पर बात आने जा रही है मसल्स की। जैसे हमने बात करी कि मसल्स वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिसके कारण से लोकोमोशन और मूवमेंट जनरेट होता है। इस दौरान ये रिलैक्स भी होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं, और इसमें मददगार होते हैं स्केलेटल सिस्टम, जो और ये दोनों मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम इन अफेक्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम इनेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि लोकोमोशन और मूवमेंट जनरेट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम मसल पर फोकस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, मसल की अगर हम बात करते हैं तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, और हमारी बॉडी के 40 से 50% जो वेट है वो ये मसल्स ही बनाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर में अलग अलग तरह की मसल्स भी देखने के लिए हमें मिलती हैं, जिसके अंतर्गत हम पाते हैं यहाँ पर हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, इसके अलावा स्केलेटल मसल्स होती हैं, और इसके अलावा स्मूथ मसल्स होती हैं। अगर इन सभी जो तीनों मसल की हमने यहाँ बात करी है, इनके बेसिक फीचर को लेकर हम बात करें तो सबसे पहले स्केलेटल मसल की हम बात करते हैं। ये वे मसल्स होती हैं जो कि बोन से डायरेक्ट अटैच होती हैं। जैसे हमने बात करी लोकोमोशन और मूवमेंट जनरेट कराने की, तो ये सबसे प्राइमरी तौर पर लोकोमोशन और मूवमेंट जनरेट कराने के पीछे रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ये चूंकि बोन्स के साथ में अटैच हैं, तो इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने से बोन्स में भी मूवमेंट आती है, और ऐसे में एक ऑर्गेनिज्म यानी यहां पर स्पेसिफिकली हम ह्यूमंस लोकोमोट कर पाते हैं। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, फर्दर और इसकी हम बात देखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन अगर करती हैं, तो इसके पीछे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके अंदर पाए जाने वाले स्पेसिफिकली मायोफाइब्रिल्स की, जिसका रिपीटिशन आपको इन मसल के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसलिए इन मसल को स्ट्रिप्ड मसल भी कहा जाता है या स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मसल्स होती हैं एटीपी को यूज करते हुए आप कह लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और इस मैकेनिज्म को भी हम आगे जाकर डिटेल में देखने वाले हैं, और इसी कारण से हम कहते हैं कि यहां पर हमारी बॉडी के अंदर में लोकोमोशन और मूवमेंट जनरेट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में आपको ये स्केलेटल मसल देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपने हाथों की मूवमेंट को अगर यहाँ पर रखूं, या फिर मेरी जॉज की मूवमेंट को रखूं, तो ये सब कैसी हैं? ये स्केलेटल मसल द्वारा होने वाली ही मूवमेंट्स होती हैं। फर्दर डियर स्टूडेंट, बात आती है यहाँ पर अगली तरह की मसल की। अगली तरह की मसल्स आती है हमारे सामने स्मूथ मसल्स। डियर स्टूडेंट, ये जो मसल्स होती हैं ये स्पिंडल शेप की होती हैं, और इनकी प्रेजेंस हमारी बॉडी के उन हिस्सों पे आपको देखने के लिए मिलती है जहां पर इनवॉलेंटरी एक्शन जनरेट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होने वाली मूवमेंट कहीं से भी हमारी आप कह लीजिए कि इच्छा पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये इनवॉलेंटरी जो आप कह लीजिए कि मूवमेंट होती है, जिसे हम पेरिस्टल्सिस मूवमेंट भी कहते हैं हमारी इंटरनल गट में, ये दरअसल स्मूथ मसल के कारण से ही होती है। इसके अलावा और भी जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं या फिर आपके लिए इनवॉल्टरी एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहां पर आपको ये स्मूथ मसल्स देखने के लिए मिलती हैं।
इन्हें हम अनस्ट्रेटेड मसल या अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। फर्दर जो तीसरे तरह की मसल आती है ये होती है कार्डियक मसल, और ये मसल स्पेसिफिकली हमारे हार्ट में ही पाई जाती है। ये अपने आप में कह लीजिए कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो सिंसिशियल स्टेज पर पाई जाने वाली ये कार्डियक मसल लगातार जन्म से ही आप कह सकते हैं कि कार्य कर रही होती हैं, और जब तक हमारी डेथ होती है तब तक ये लगातार काम कर रही होती हैं। तो ये जो मसल हैं हमारी हार्ट को लगातार बीट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, और इसी कारण से वो फोर्स हार्ट के अंदर जनरेट हो पाता है जिसके थ्रू ब्लड हार्ट में आते हुए और फर्दर आगे मूव करती है बॉडी में। तो डियर स्टूडेंट, इन तीनों मसल को अब हम यहाँ पर अगर बेसिकली तौर पर देख चुके हैं, तो हमें अब यहाँ पर फर्दर आगे बढ़ते हुए इन मसल से रिलेटेड जो अलग अलग मैकेनिज्म है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की भी बात आएगी, उसके बारे में भी हम आगे बात करने जा रहे हैं। पर उसे समझने से पहले सबसे पहले हमें इसके एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स को भी समझना होगा। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, चूंकि हमारी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारी स्केलेटल मसल्स, तो इनके अंदर किस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए हमें मिलते हैं, या मैं अगर क्लियर तौर पर कहूं तो हमारी जो मसल्स होती हैं स्ट्रक्चर तौर पर वो कैसी पाई जाती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बात यहां पर हो रही है स्केलेटल मसल्स की। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक मसल के ऊपर में जो एक लेयरिंग आपको देखने के लिए मिलती है जो कि होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, उसे हम यहाँ पर फैसिया कहते हैं। और ये फैसिया के अंदर आप पाएंगे कि मल्टीपल बंडल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन बंडल्स को हम फेसिकल्स कहते हैं। इसके ऊपर भी एक और आपको कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग देखने के लिए मिलती है जिसे हम यहाँ पर पेरीमाइसियम कहते हैं। इन स्केलेटल मसल में फेसिकल्स के अलावा जो रीजन पाया जाता है जहाँ पर हम फैसिया को आप कह लीजिए कि देख पा रहे हैं, तो उसके अंदर ही आपको यहाँ पर ब्लड वेसल्स की भी प्रेजेंट देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि मसल तक हमारी ब्लड की अप्रोच होती है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, फर्दर अब हम फोकस करें हमारे फेसिकल्स पर, तो इसे दरअसल कहा जाता है बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, यानी कि इसके अंदर वेरियस मसल फाइबर्स एक्यूमुलेटेड रहती हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इनमें भी हम यहाँ पर इंडिविजुअल मसल फाइबर को अगर बाहर निकालकर ऑब्जर्व करें, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, तो आप यहाँ पर पाते हैं कि इनके अंदर भी एक आउटर कवरिंग देखने के लिए मिल जाती है जिसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, जो तीनों तरह की माइसियम लेयरिंग्स होती हैं, सबसे पहली लेयरिंग अगेन जो मसल के भी अपर पार्ट पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है, जिसे हम लोग एपीमाइसियम कहते हैं। इसके बाद फेसिकल पर पाई जाने वाली लेयरिंग को हम यहाँ पर पेरीमाइसियम कहते हैं, और इंडिविजुअल मसल फाइबर के ऊपर पाए जाने वाली लेयरिंग को हम यहाँ पर एंडोमाइसियम कह रहे हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को क्लियर करते हुए अब हम यहाँ पर हमारे मसल फाइबर को लेकर ही बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्केलेटल मसल भी अपने आप में सिंसिशियल मसल्स होती हैं। यहाँ पर आपको वेरियस न्यूक्लियस की प्रेजेंस देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मसल फाइब्रिल्स भी देखने के लिए मिलेंगे जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये मायोफाइब्रिल्स दरअसल दो तरह की होती हैं, थिक और थिन। ये ही दरअसल एक दूसरे के ऊपर जब आप कह लीजिए कि मूवमेंट करती हैं, तब जाकर हम हमारे स्केलेटल मसल के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को होते हुए देख पाते हैं, जिसके मैकेनिज्म के बारे में भी हम आगे बात करने जा रहे हैं। पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हमारे पास में सवाल जनरेट होता है कि आखिरकार एक मसल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो इसकी यूनिट को क्या कहा जाता है, तो डियर स्टूडेंट, इसे कहा जाता है सार्कोमियर। डियर स्टूडेंट, सार्कोमियर अपने आप में एक जोन हम यहाँ पर रेफर कर सकते हैं जो कि थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों से मिलकर बना होता है। कुछ रीजन इसके अंदर ऐसा होता है जहां पर केवल थिक फिलामेंट एग्जिस्ट करती हैं, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां केवल थिन फिलामेंट एग्जिस्ट करती हैं, और कुछ रीजन ऐसे भी होते हैं जहां पर थिक और थिन दोनों फिलामेंट ओवरलैप भी कर रही होती हैं। तो ऐसे में अगर हम इनके अंदर पाए जाने वाले जोन्स की बात करें या बैंड्स की बात करें, तो हम यहाँ पर इनिशियली तौर पर दो बैंड्स देख पाते हैं। एक होती है यहाँ पर डार्क बैंड और दूसरी होती है लाइट बैंड। लाइट बैंड की जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसे हम आइसोट्रोपिक बैंड कह रहे हैं, इसलिए इसे हम आई बैंड से दर्शाते हैं। और जो डार्क बैंड होती है उसे हम एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, इसलिए हम इसे ए बैंड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब डार्क बैंड की बात हम कर रहे हैं तो इसका मेजर जो पोर्शन, इसका साइज जो होता है वो
थिक फिलामेंट से निर्धारित होता है। तो थिक फिलामेंट का जितना साइज है उतना साइज डार्क बैंड का होता है। ऐसे में जो ओवरलैपिंग रीजन होता है वो भी इसी डार्क बैंड का हिस्सा ही होता है। इसके अलावा जहां पर केवल थिक फिलामेंट ही एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी डार्क बैंड का ही हिस्सा है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि डार्क बैंड में मेजर तौर पर दो रीजन्स होते हैं, एक जहां पर केवल थिक फिलामेंट है और एक रीजन जहां पर थिक और थिन दोनों फिलामेंट ओवरलैप कर रही हैं। तो इसे ही कलेक्टिव तौर पर ए बैंड कहा गया है। अगर हम इसके मिडल पोर्शन की बात करते हैं तो यहां पर एम लाइन भी एग्जिस्ट करती है। यह दरअसल उस रीजन में पाई जा रही है जहां केवल थिक फिलामेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फर्दर आगे हम बात करते हैं आई बैंड्स की। तो आई बैंड डियर स्टूडेंट लाइट बैंड होता है और इसमें भी एक मिडल लाइन एग्जिस्ट करती है जिसे हम जेड लाइन कहते हैं। दरअसल डियर स्टूडेंट इन्हीं जेड लाइन से हमारी थिन फिलामेंट्स अटैच रहती हैं। तो ऐसे डियर स्टूडेंट जब हम एक मसल को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि एक मसल फाइबर को जब हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम यहां पर ए बैंड और आई बैंड इनका रिपीटिशन देखते हैं हमारी मसल फाइबर्स में। इसीलिए हमने इन्हें यहां पर स्ट्रेटेड मसल के रूप में दर्शाया था। तो यहां तक डियर स्टूडेंट अब इन सार्कोमियर को समझने के बाद, हमारी मसल को समझने के बाद, अब हम स्पेसिफिकली हमारे इन थिक और थिन फिलामेंट के ऊपर में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल ये ही फिलामेंट्स होते हैं। इन्हें हम मायोफिलामेंट भी कह दे रहे हैं क्योंकि मायो वर्ड दरअसल मसल को ही रेफर कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले बात यहां पर आती है कि आखिरकार ये दोनों फिलामेंट्स, थिक और थिन फिलामेंट्स, एक्चुअली बने हुए किनसे हैं। ये दरअसल उन खास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवा पाएं। तो डियर स्टूडेंट पहले यहां पर बात हम कर लेते हैं थिन मायोफिलामेंट की। तो इसके अंदर आपको दरअसल तीन तरह के प्रोटीन्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला प्रोटीन आता है एक्टिन प्रोटीन। ये मेजर प्रोटीन है हमारे थिन फिलामेंट का और यहां ये इंडिविजुअली तौर पर तो ग्लोबुलर होते हैं, लेकिन जब थिन फिलामेंट की फॉर्मेशन की बात आती है तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए दरअसल फाइब्रस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं और ऐसे में ये मेजर कंटेंट बनाते हैं थिन फिलामेंट का। इसके अतिरिक्त यहां पर आपको ट्रोपोनिन देखने के लिए मिलता है और इसके अलावा आपको यहां पर ट्रोपोमायोसिन भी देखने के लिए मिलेगा। ये तीनों जो प्रोटीन्स हैं इनकी जिस तरीके से आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कंपोजिशन होती है थिन फिलामेंट में। फर्दर यहां पर हम आगे बढ़ते हैं तो मायोसिन की बात आती है। दरअसल जो थिक फिलामेंट होता है इसके अंदर पाए जाने वाला मेजर प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन होता है। ये मायोसिन प्रोटीन भी दरअसल अगर आप स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करें तो आप यहां पर क्लियर कट देख पाएंगे कि इसके अंदर में एक हेड रीजन होता है, एक क्रॉस आर्म होती है और इसके अलावा टेल रीजन होता है। ऐसे लगभग आप कह लीजिए कि 300 से ज्यादा लगभग यहां पर आपको मायोसिन के मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं एक थिक फिलामेंट में। डियर स्टूडेंट यही जो हेड इसका पोर्शन है इसके अंदर पाए जाने वाले एक्टिन बाइंडिंग साइट्स वास्तव में एक्टिन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और ऐसे में ही इनकी एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग मूवमेंट होती है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा यहां पर आपको एटीपी बाइंडिंग साइट भी देखने के लिए मिलती है जो कि ऑब्वियस तौर पर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को डिस्कस करने के बाद फाइनली हम तैयार हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए। जैसे मैं पहले भी यहां पर आपको बताता रहा हूं कि जब थिक और थिन फिलामेंट स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर में तब जाकर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो थियरी इसके आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्लियर तरीके से समझा रही होती है इसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी भी कहते हैं। यस स्टूडेंट अब यहां पर इसे बारीकी से समझने के लिए हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर भी डायग्राम गिवन है जिसे हम यहां पर देख पा रहे हैं। यस स्टूडेंट यहां आप ये पाते हैं कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्शन होना होता है सबसे पहले इसका जो सिग्नल है ये न्यूरल सिस्टम से आ रहा होता है। तो जहां कहीं यहां पर हमारे न्यूरॉन्स का जंक्शन होता है विद मसल जिसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहां पर सबसे पहले इंपल्स जनरेट होती है मसल के अंदर। जब ये इंपल्स जनरेट हो जाती है इसके कारण से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दरअसल
जो हमारी मसल फाइबर्स हैं, इनके अंदर पाए जाने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जा रहा है। जब इससे कैल्शियम आयन रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में आता है तो ये ट्रोपोनिन के ऊपर जाकर बाइंड करता है। जब ट्रोपोनिन पर ये बाइंड करता है तो यहां पर ट्रोपोनिन के साथ जो ट्रोपोमाइसिन है, इसके अंदर में आपको यहां पर मूवमेंट देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण से एक्टिन के वो पार्ट्स एक्सपोज हो जाते हैं जहां से ये मायोसिन से अटैच हो पाएंगे। तो बेसिकली जिस तरीके से हमने बात करी थी कि मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही एक्टिन्स के ऊपर भी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ट्रोपोमायोसिन के कारण से वे अनएक्सपोज रहते हैं। जब कैल्शियम आयन की एब्सेंस रहती है तो ट्रोपोनिन भी वहां पर आप कह लीजिए कि इसे अनएक्सपोज्ड ही रखवाता है, और जब कैल्शियम आयन रिलीज हो जाता है आप कह लीजिए साइटोप्लाज्म में, तो ट्रोपोनिन को वो अवेलेबल हो जाता है। ऐसे में ट्रोपोमायोसिन यहां पर रिलैक्स होते हुए उन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज कर देंगे एक्टिन्स के ऊपर में, ताकि अब मायोसिन वहां पर जाकर बाइंड कर पाए। तो डियर स्टूडेंट, इसके मैकेनिज्म को अगर आप बारीकी से दोबारा से समझें तो यहां पर आप क्या पाएंगे कि जिस वक्त कैल्शियम आयन बाइंड कर चुका है ट्रोपोनिन पर, ऐसे में यहां पर एटीपी जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। एटीपी यहां पर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि जो एटीपी हम यहां पर पा रहे हैं मायोसिन के ऊपर में प्रेजेंट रहता है, वहां पर उसकी ब्रेकेज के कारण से ही जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमारी यहां पर अटैचमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, यहां पर आप ये पाएंगे कि एटीपी के हाइड्रोलिसिस के साथ ही एडीपी और फॉस्फेट जनरेट हो जाते हैं और हमारा मायोसिन तैयार हो जाता है एक्टिन्स के साथ में बाइंड करने के लिए। जैसे ही एक्टिन और मायोसिन अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ में, ये क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। फर्दर अब यहां पर दोबारा से प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, पर उसके लिए पहले एडीपी और फॉस्फेट का रिमूव होना भी जरूरी है। जब एडीपी और फॉस्फेट यहां पर रिमूव होते हैं, उस वक्त मायोसिन के अंदर में एक मूवमेंट जनरेट होती है, जिसके कारण से ये थिन फिलामेंट के ऊपर में स्लाइड कर पाएं। यहां पर आप ध्यान रखें अगर इस बात का कि थिन फिलामेंट का ही हिस्सा है एक्टिन और थिक फिलामेंट का हिस्सा है मायोसिन, तो आप यहां क्लियर तरीके से समझ पाएंगे कि इनकी जो ये मूवमेंट है किस तरीके से थिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट के ऊपर में स्लाइड करवा रही होती है। ऐसे में डियर स्टूडेंट, फर्दर दोबारा जब एटीपी की यहां पर बाइंडिंग होती है तो यही साइकिल दोबारा से शुरू हो जाती है, और ऐसे में हम पाते हैं कि लगातार जो थिक फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट के ऊपर में स्लाइड करते जाएगा, और ऐसे में हम पाते हैं कि जो हमारा आई बैंड होता है इसका साइज रिड्यूस होने लग जाता है। डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस डार्क बैंड का साइज नहीं बदलता है, बल्कि हम यहां फोकस करें तो लाइट बैंड का साइज यहां डिक्रीज हो रहा होता है। तो ऐसे में वेरियस तरीके से सवाल इस रीजन से जनरेट किए जा सकते हैं, आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछे भी जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखनी है हमें कि जब कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस हो रही होती है उस वक्त का सिनेरियो कैसा है, जैसा आप यहां पर डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब यहां पर इस चीज को क्लियर तरीके से समझने के बाद आपको दोबारा यह भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार क्या मसल लगातार कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगी? जी नहीं, जब आपको यहां पर कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है तो उसके बाद मसल ऑब्वियस तौर पर रिलैक्स मोड पर भी आएगी ही। तो डियर स्टूडेंट, जब यहां पर कैल्शियम आयन का आप कह लीजिए कि दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में एंट्री हो जाती है, इससे कैल्शियम आयन की अवेलेबिलिटी ट्रोपोनिन को कम पड़ने लग जाती है, और तब हम यहां पर देखते हैं कि क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, और जो पहले स्टेटस था हमारे सार्कोमियर का वो दोबारा से रीस्टोर हो जाता है, दैट इज रिलैक्स्ड स्टेट। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोसेस है ये हमारी स्केलेटल मसल में कंडक्ट होती है। आई होप ये सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। एक छोटी सी चीज हमको यहां पर हमारी मसल से रिलेटेड और इससे कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड और समझने की जरूरत है कि डियर स्टूडेंट, अगर लगातार जो हमारी मसल हैं ये कॉन्ट्रैक्शन में रहती हैं, लगातार वहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती रहती है, तो ऐसे में मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शुरू हो जाता है, जहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन से
कह लीजिए कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट मसल के अंदर फटीग भी जनरेट होने लग जाती है, यानी हमारी स्केलेटल मसल के अंदर में ये आपको एक्टिविटी फटीग जनरेट होने की दिख रही है ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। तो इसे फाइनली समझने के बाद हम हमारे मस्कुलर सिस्टम को यहां पर सही तरीके से समझ चुके हैं और अब अगले हिस्से को समझने के लिए हम प्रॉपर तैयार हैं, जो कि है स्केलेटल सिस्टम। डियर स्टूडेंट, स्केलेटल सिस्टम आप कह सकते हैं कि बॉडी को एक पोस्चर दे रहा होता है, सपोर्ट दे रहा होता है और मूवमेंट जनरेट करने के पीछे, लोकोमोशन जनरेट करने के पीछे ऑब्वियस तौर पर रेस्पॉन्सिबल भी होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब यहां पर बात आ रही है स्केलेटल सिस्टम की, तो यहां पर दो तरह के स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं, जो कि है बोन्स और कार्टिलेजेस। डियर स्टूडेंट, बोन्स और कार्टिलेज यहां पर उन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि एक तरफ तो आप कह लीजिए बॉडी को प्रॉपर स्ट्रक्चर, बॉडी को प्रॉपर पोस्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वहीं पर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे होते हैं। अगर मैं यहां पर स्पेशली बोन को लेकर बात करूं, तो बोन्स अपने आप में काफी हार्ड होते हैं, हार्ड मैट्रिक्स के द्वारा फॉर्म रहते हैं, जबकि कार्टिलेजेस जो होते हैं ये थोड़े बहुत आप कह लीजिए कि प्लायबल होते हैं और उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल एक खास तरह का सॉल्ट होता है, जिसे हम कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट भी कहते हैं। ये बोन्स और कार्टिलेज हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से में हमें देखने को मिल जाते हैं, जहां पर अगर मैं हमारी लिम्स की बात करूं या वेरियस ऐसे बॉडी रीजन्स की बात करूं जहां पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, पोस्चर प्रोवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, वहाँ पर हमें बोन्स की प्रेजेंट देखने के लिए मिल जाती है। जैसे हमारी लेग्स में, हमारे हाथों में, हमारे आप कह लीजिए स्कल की बात हो रही है, यहाँ पर आपको बोन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी पोर्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में जहाँ पर स्लाइटली प्लाइबिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है, यानी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे हमारी ईयर्स की बात आ गई, ठीक है। इसके अलावा और भी सर्टेन रीजन्स हमें हमारे रिब्स के अंदर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी देखने के लिए मिल जाते हैं, हमारे ट्रैकिया में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसे वेरियस रीजन हैं जहां पर कार्टिलेज की भी प्रेजेंस हमें बॉडी में देखने के लिए मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो बोन्स और कार्टिलेज की हम बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन से नहीं और भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर में ये स्ट्रक्चरल तौर पर प्रेजेंट रहते हैं। इनमें हम बात करें तो जैसे जब एक्सोस्केलेटन की बात आती है, तो ये हमारे आप कह लीजिए हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, हूफ्स होते हैं, ठीक है, क्लॉज होते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत ही शामिल होते हैं। इनका जो ओरिजिन होता है ये एक्टोडर्मल होता है, जबकि जो एंडोस्केलेटन होता है ये यहाँ पर आप कह लीजिए मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो मेजर तौर पर जो हमारे बोन्स हैं या फिर आप कार्टिलेज की जैसे बात कर रहे हैं, तो ये सभी मीजोडर्मल ओरिजिन की ही होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करना है हमारे एंडोस्केलेटन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, हम ह्यूमन की बॉडी में दरअसल 206 अलग अलग हड्डियां पाई जाती हैं, बोन्स पाई जाती हैं, जो कि हमारे आप कह लीजिए स्कल से लेके हमारे अपेंडिकुलर जो आप रीजन देख रहे हैं, हमारी लिम्स को देख रहे हैं, इनके अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, इनकी पोजीशन के आधार पर ही हम इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं एक्सियल बोन्स और दूसरी होती हैं अपेंडिकुलर बोन्स, या फिर इन्हीं आधार पर हम स्केलेटल सिस्टम के रूप में भी इन्हें दर्शा सकते हैं, लाइक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। और दूसरा यहाँ पर बात आ जाती है एक्सियल स्केलेटन जो होता है, इसमें हम हमारे जो मेन क्रेनियम से लेकर हमारे आप कहिए थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन तक की पाई जाने वाली जो भी बोन्स होती हैं उनको शामिल करते हैं। जबकि दूसरी तरह की जो अपेंडिकुलर स्केलेटन्स होते हैं, इसके अंतर्गत आने वाली बोन्स हमारी लिम्ब बोन्स होती हैं, यानी हमारी हाथों में पाई जाने वाली या पैरों में पाई जाने वाली जितनी भी बोन्स हैं, ये सभी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी एक्सियल स्केलेटन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कितने तरह के बोन्स पाए जाते हैं, क्योंकि इस रीजन से मेजर क्वेश्चन हमारे अराइज हो जाते हैं। एक्सियल स्केलेटल में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुल 80 बोन्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, और जो मेजर इनके अंदर में स्पेसिफिकली रीजन्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हम बात करें तो हमारा स्कल इसका हिस्सा होता है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम भी इसका हिस्सा होती है। इसके अलावा हमारे रेब्स, हमारे स्टेर्नम भी जो हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो अब इनको हम वन बाय वन ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला हिस्सा आ जाता है यहाँ पर हमारे स्कल का। डियर स्टूडेंट, स्कल के अंदर पाए जाने वाली कुल हड्डियों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको 23 बोन्स देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें से 8 बोन होती हैं
क्रेनियल बोन, और रिमेनिंग जो 14 बोन्स होती हैं ये हमारे फेशियल रीजन की होती हैं, और एक हायोइड बोन यहाँ पर शामिल होती है। तो कुल 23 यहाँ पर बोन्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। पहले हम यहाँ पर हमारी क्रेनियल बोन्स को लेकर बात करें तो क्रेनियल बोन्स में आपको फ्रंटल बोन देखने के लिए मिलती है, टेम्पोरल बोन्स देखने के लिए मिलती हैं, पैराइटल बोन देखने के लिए मिलती है, और ऑसिपिटल बोन देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा दो और बोन्स यहाँ पर थोड़े हमारे इंटरनल क्रेनियम के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं, जो कि होती हैं स्फेनॉइड और इथमॉइड। इन सभी क्रेनियल बोन्स में से केवल 2 बोन आपको पेयर्ड देखने के लिए मिलती हैं, जो कि हमारी टेम्पोरल और पैराइटल। बाकी सभी बोन्स सिंगल ही प्रेजेंट रहती हैं। तो ऐसे में कुल 8 बोन्स पाई जाती हैं हमारे क्रेनियम में। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर फेशियल बोन्स की। तो फेशियल बोन में आ जाती हैं हमारी लैक्रिमल बोन्स, जाइगोमेटिक बोन्स, नेजल बोन, इंफीरियर कॉन्के, वोमर, मैक्सिला, मैंडिबल और पैलेटाइन। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर में से केवल 2 बोन्स ऐसी हैं जो अनपेयर्ड होती हैं, बाकी सभी यहाँ पर आपको पेयर्ड देखने के लिए मिलेंगी। तो कौन सी बोन यहाँ पर अनपेयर्ड है? तो ये आ जाती है हमारी वोमर और आ जाती है हमारी मैंडिबल। ये दोनों ही सिंगल प्रेजेंट रहती हैं। तो ऐसे में कुल यहाँ पर 14 बोन्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा एक हायोइड बोन जो रहती है ये भी हमारे स्कल का ही हिस्सा है। तो ऐसे में कुल 23 बोन्स हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में डियर स्टूडेंट कुल यहाँ पर 26 बोन्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली बोन होती है एटलस बोन। हमने हमारे क्रेनियम को डिस्कस करते हुए एक बोन की बात करी थी, दैट इज ऑसिपिटल बोन। दरअसल इसी बोन से 2 स्ट्रक्चर्स हमारी एटलस मसल के अंदर में आर्टिकुलेट करते हैं, जिन्हें कॉन्डाइल्स कहा जाता है, और इसी कारण से ह्यूमन स्कल को डाइकॉन्डलिक स्कल भी कहा जाता है। तो जो सबसे पहली हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन आ रही है इसे हम एटलस कहते हैं। एटलस के बाद आती है एक्सिस, और ये जो बोन है दरअसल शुरुआत में पाई जाने वाली सर्वाइकल बोन्स का हिस्सा होती हैं। दरअसल डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको कुछ रीजन के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। शुरुआत की 7 जो बोन्स होती हैं ये सर्वाइकल बोन्स कही जाती हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पर 12 बोन्स होती हैं ये थोरैसिक बोन कही जाती हैं। आगे की जो 5 बोन्स होती हैं इन्हें लंबर बोन्स कहा जाता है, और इसके बाद आ जाती है एक सैक्रम और एक कॉकिजियल। यहाँ कुल हमारे 26 बोन्स हमें हमारी वर्टिब्रल कॉलम में देखने के लिए मिल जाते हैं। इन्हें हम वर्टिब्री के नाम से भी रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर हम यहाँ सर्वाइकल रीजन के बोन्स को कह रहे हैं या थोरैसिक बोन को कह रहे हैं, तो इनको हम सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, इसके नाम से भी रेफर कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो सबसे पहले हमने हिस्से की बात करी जो कि संपर्क में रहता है हमारे स्कल के साथ में, दैट इज एटलस। एटलस के बाद एक्सिस की बात आती है, जिसके ऊपर जो हमारा एटलस बोन है ये जॉइंट रहता है, और यहाँ एक खास तरह की जॉइंट आपको देखने को जिसे कहते हैं पिवट जॉइंट। ठीक है, तो ऐसे में हमारी जो हमारे स्कल को हम मूवमेंट करा पाते हैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हमारी ये एटलस और एक्सिस ही होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, शुरुआत के जो 7 यहाँ पर वर्टिब्री होती हैं ये होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, और इनके सेकंड वर्टिब्री यानी कि जो एटलस की हम यहाँ बात कर चुके हैं और एक्सिस की बात कर चुके हैं, इसके बाद की जितनी भी वर्टिब्री आती हैं इन सब के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि कार्टिलेजिनस होती है। डियर स्टूडेंट, फर्दर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोरैसिक वर्टिब्री की। तो डियर स्टूडेंट, ये 12 की संख्या में पाई जाती हैं, और इनसे दरअसल हमारी 12 रिब्स भी अटैच रहती हैं। डियर स्टूडेंट, चूंकि हमने बात करी है कि हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर में वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ हमारी रिब केज भी शामिल है, हमारा स्टर्नम भी शामिल है, तो उसे भी हम इसी के साथ में कंबाइंड तौर पर स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने बात करी कि 12 यहाँ पर हमारी थोरैसिक वर्टिब्री होती हैं, ऐसे ही 12 ये रिब्स जो हैं हमारी इन 12 वर्टिब्री के साथ में अटैच भी रहती हैं। आगे के तौर पर देखा जाए, चूंकि हमारे वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस हमारे डॉर्सल रीजन के ऊपर में होती है, तो ऐसे में फ्रंटल तौर पर यानी कि वेंट्रल तौर पर चूंकि हमारी वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस डॉर्सल साइड पर होती है, ऐसे में वेंट्रल साइड पर भी एक अटैचमेंट होने के लिए प्रोसेस की ज़रूरत है। तो ऐसे में हमारी जो 12 रिब्स हैं ये हमारी स्टर्नम के साथ में वेंट्रल पोर्शन के ऊपर में अटैच होती हैं, जो कि अपने आप में एक फ्लैट बोन होती है।
तो डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि हमारी ये रिब्स दरअसल आगे यानी वेंट्रल तौर पर स्टर्नम से अटैच होती हैं और डॉर्सल तौर पर वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, और ऐसे में ये रिब केज बनाती हैं जिसके अंदर हमारे लंग्स पाए जाते हैं। हमारा हार्ट भी आप कह लीजिए स्टर्नम के पास में ही मीडियस्टिनम में पाया जाता है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, ये हमारे इन ऑर्गन्स को एक प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। कुछ यहाँ पर और स्पेसिफिक पॉइंट है जिनको ध्यान में देने की ज़रूरत है हमें। हमारी जो ये 12 रिब्स हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, ये दरअसल 2 आर्टिकुलेशन से अटैच रहती हैं, इसलिए हम इसे बाइसिफेलिक रिब्स भी कह सकते हैं। यस स्टूडेंट, फ्रंटल तौर पर जब हम देखते हैं तो हमारे स्टर्नम की साइज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि यहाँ पर 12 की 12 रिब्स जो हैं ये सीधे तौर पर अटैच हो सकें। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि शुरुआती जो 7 रिब्स होती हैं ये क्लियर तौर पर स्टर्नम से अटैच रहती हैं और इन्हें हम ट्रू रिब्स भी कहते हैं। इसके बाद की जो 3 रिब्स होती हैं ये दरअसल 7th रिब्स से ही हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू अटैच रहती हैं, तो इन्हें हम फॉल्स रिब्स के अंतर्गत रखते हैं। और आखिरी की जो 2 रिब्स होती हैं ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, जो कि आप कह सकते हैं लेटरल साइड पर हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, रिब केज में पाए जाने वाली जो ये बोन्स हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम के साथ में अटैच हैं और आप कह लीजिए कि स्टर्नम के साथ में भी अटैचमेंट इनकी देखने को मिलती है। इसे समझने के बाद हम हमारी जो आप कह लीजिए कि एक्सियल स्केलेटन है इसके मेजर पोर्शन को देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ गर्डल्स की भी यहाँ पर बात आती है जिसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, गर्डल से लेकर जो भी हमारी अपेंडिकुलर बोन्स हैं इन सभी को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में शामिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पर पोर्शन हमारे लिम्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ में अटैच करने का काम करते हैं इन्हें गर्डल्स कहा जाता है, जिसमें हमारे 2 स्पेसिफिक गर्डल्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो हम यहाँ पर पाते हैं पेक्टोरल गर्डल और एक होते हैं पेल्विक गर्डल्स। चूंकि हमारे 4 आर्म्स जो होते हैं यहाँ पर अटैचमेंट होती है हमारे शोल्डर के थ्रू इनकी, तो हमारे शोल्डर पे हमें 2 यहाँ पर गर्डल्स देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें हम पेक्टोरल गर्डल्स कहते हैं। और ऐसे ही 2 हाइंड लिम्स हैं हमारी यहाँ पर जो कि अटैचमेंट होती हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ में विद पेल्विक गर्डल। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत हमारे इन गर्डल्स को भी देखेंगे और इसके अलावा हमारी लिम्स में पाई जाने वाली बोन्स को भी देखेंगे। तो पहले हम हमारे यहाँ पर लिम्स में पाई जाने वाली बोन्स की बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारी हर एक लिम्ब में 30 बोन्स देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करें हमारे 4 लिम्स की, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये तीनों जो बोन्स हैं ये हमारे आर्म का मेजर पोर्शन बनाती हैं। जहाँ पर हम ह्यूमरस की बात कर रहे हैं तो हमारी हैंड की जो अपर बोन यहाँ पर होती है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी 4 आर्म में पाई जाने वाली 2 बोन्स होती हैं रेडियस और अल्ना, उनके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती हैं 8 रिस्ट बोन्स जिन्हें हम यहाँ पर कार्पल्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारी पाम बोन्स होती हैं जिनकी संख्या होती है 5 और इन्हें हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। इसके अलावा 14 होती हैं हमारी फेलेंजियल बोन्स या फिर जिन्हें हम कहते हैं हमारी डिजिटल बोन्स, जिनके अंदर आ जाती हैं हमारी 5 उंगलियों की बोन्स। तो टोटल आपको यहाँ पर 30 बोन्स देखने के लिए मिल जाती हैं। अब ऐसे ही बात हम हमारी लोअर लिम्ब के बारे में करें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक फीमर, एक टीबिया, एक फिब्यूला और एक पटेला। दरअसल पटेला जो है ये हमारी नी बोन होती है। अगर आप इसकी तुलना करना चाहें हमारे 4 आर्म के साथ तो 4 आर्म में आपको पटेला जैसी कोई बोन देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन फिर भी संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको हाइंड लिम्ब के अंदर भी 30 बोन्स ही देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे में आगे आने वाली बोन्स की हम बात करें तो यहाँ पर एंकल बोन्स की जो संख्या होती है ये होती है 7। इन्हें हम यहाँ पर टार्सल्स कहते हैं। इसके बाद बात आती है मेटाटार्सल्स की जिनको हम फुट बोन्स कहते हैं। इनकी संख्या होती है 5 और इसके अलावा 14 होती हैं अगेन डिजिटल बोन्स जिन्हें हम कहते हैं फेलेंजियल बोन्स। तो ऐसे डियर स्टूडेंट, हाइंड लिम्ब में भी हमें कुल 30 बोन्स देखने के लिए मिल जाती हैं। 2 हमारे 4 लिम्ब्स और 2 हमारे हाइंड लिम्ब्स। तो टोटल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 120 बोन्स यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं और अब तैयार हैं हम हमारे गर्डल की बोन्स को ऑब्जर्व करने के लिए।
तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे पेक्टोरल गर्डल की, जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट को रेफर कर रहा है। डियर स्टूडेंट, इसमें आपको देखने को मिलती हैं 2 बोन्स ऑन ईच साइड। जब हम यहाँ पर वेंट्रल साइड की बात करते हैं तो एक जो बोन आपको देखने को मिलती है एलोंगेटेड बोन होती है, इसे हम कहते हैं क्लेविकल। और पीछे यानी डॉर्सल साइड के ऊपर में हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक फ्लैटेंड ट्रायंगुलर शेप की बोन हमें देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं स्कैपुला। यस स्टूडेंट, इनके जो जॉइंट होती है इसी के साथ में हमें यहाँ पर हमारी अटैचमेंट देखने के लिए मिलती है शोल्डर की। यस स्टूडेंट, जिस पोर्शन से हमारी ह्यूमरस बोन इनके साथ में अटैच होती है उसे कहा जाता है ग्लेनोइड कैविटी। यस स्टूडेंट, इसी कैविटी के अंदर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा ह्यूमरस फॉर्म करता है, जिसको हम जॉइंट्स के वक्त में भी दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, दोनों तरफ में ये गर्डर्स जो यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये अटैचमेंट देने का काम कर रहे हैं हमारे फोर लिम्ब को विद आवर एक्सियल स्केलेटन। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आगे बढ़ें, बात करें हमारे पेल्विक गर्डल के बारे में, तो यहाँ पर कॉक्सल बोन्स देखने के लिए मिलती हैं। डियर स्टूडेंट, कॉक्सल बोन के अंतर्गत हमें यहाँ पर 3 स्पेसिफिक बोन्स का जिक्र देखने के लिए मिलता है। एक होती है इलियम, एक होती है इश्कियम और एक होती है प्यूबिस। दरअसल दोनों तरफ से यहाँ पर इन तीनों बोन्स की जो आर्टिकुलेशन होती है उसी से फॉर्मेशन होती है हमारे पेल्विक गर्डल की। इन कॉक्सल बोन की जॉइंट्स पर ही आपको एक कैविटी भी देखने के लिए मिलती है, जिसके साथ में फीमर की अटैचमेंट होती है बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डियर स्टूडेंट, ये कैविटी जो होती है इसे कहा जाता है एसीटेबुलम। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे में ये पेल्विक गर्डल हमारे हाइंड लिम्ब की अटैचमेंट देने का काम करती हैं विद आवर एक्सियल स्केलेटन। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे में आई होप आपको यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटन भी अच्छे से समझ में आ गया है, एक्सियल को भी हम समझ चुके हैं। तो ऐसे में हमारे स्केलेटल सिस्टम के जो भी मेजर बोन्स हैं उनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आई होप ये सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक जॉइंट्स की। यस स्टूडेंट, वेरियस पोर्शंस पर हमारी बोन्स जो हैं एक दूसरे से जॉइंट कर रखी होती हैं। जैसे कुछ हिस्सों के बारे में हमने बात अभी जस्ट करी भी है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की भी हमने बात करी है, पर मेजर तौर पर जब जॉइंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है तो काफ़ी सारे जॉइंट्स ऐसे हैं जो इमूवेबल होते हैं, कुछ जो होते हैं स्लाइटली फ्लेक्सिबल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो यहाँ पर फ्रीली मूवेबल रहते हैं अप टू सम एक्सटेंट। तो ऐसे में इन्हें हम मेजर 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक तरफ जहाँ सबसे पहले आती हैं यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट जो कि इमूवेबल होते हैं। जैसे हमने बात करी हमारी क्रेनियम में अलग अलग बोन्स पाई जाती हैं, इनमें कोई भी मूवमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलती, तो ये दरअसल फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल होते हैं। फर्दर कई सारे ऐसे पोर्शन भी आते हैं जहां पर कार्टिलेजनस जॉइंट हमें देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि इन जॉइंट्स पर कार्टिलेज की प्रेजेंस देखने के लिए हमें मिलती है। ये सारे पोर्शन आपको हमारे इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क हैं वहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे में हमारे जो स्टर्नम के ऊपर में जॉइंट्स जो रहती हैं रिब्स की, वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये स्लाइटली प्लायबल जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा जो मेन यहाँ पर मूवमेंट शो होती है हमको जिन जॉइंट्स में, उनकी हम बात करते हैं, इन्हें कहा जाता है साइनोवियल जॉइंट्स। ये भी आप कह लीजिए कि अलग अलग टाइप के अंदर में कैटेगराइज किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट एंगल, या फिर आप कह लीजिए मूवमेंट कैपेसिटी, कितना ये मूव कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इस आधार पर इन्हें हम यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनके बारे में अभी हम अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक जॉइंट की जैसे हम बात करें तो ये आ जाता है हिंज जॉइंट। डियर स्टूडेंट, हिंज जॉइंट में एक प्लेन में ही एक लिमिटेड एरिया में हम हमारे जो बोन्स हैं उनको मूव कर पाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। तो ऐसे में हम अगर बात करते हैं हमारे एल्बो बोन की, हमारे नी बोन की, तो इन्हें हम एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर में ही फ्रीली मूव कर पाते हैं, लेकिन अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो इन्हें हम यहाँ पर हिंज जॉइंट कहते हैं। इसके बाद बात आती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया है कि हमारी शोल्डर पर और हमारी जो थाइज की जो बोन्स होती हैं उनकी पेल्विक गर्डल के साथ में जो अटैचमेंट होती है, इन्हें हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इनका जो मूवमेंट का एक्सटेंड होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, और आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड एक प्लेन के अंदर में ही ये मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर में मूवमेंट कर पा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर अगले तरह की जॉइंट की हम बात करते हैं तो ये आ जाते हैं पिवट जॉइंट। जैसे हमने एटलस और एक्सिस के बीच में बात किया था,
दरअसल यहाँ पर हम अगर ध्यान से इसके अगर स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करें तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि एटलस बोन हमारी एक्सिस बोन के ऊपर में इस तरीके से सेट होती है कि यहाँ पर इसे रोटेट कर सकते हैं। तो हम जो हमारी गर्दन को अगर यूँ दाएं और बाएं मूव करा पा रहे हैं तो दैट इज ड्यू टू पिवट जॉइंट। इसके अलावा रेडियस और अल्ना के बीच में भी आपको यहाँ पर पिवट जॉइंट देखने के लिए मिल जाता है, तभी हम हमारी जो ये मूवमेंट है इसको इस तरीके से आराम से कर पा रहे होते हैं। इसके अलावा अगली जॉइंट की हम बात करें तो ये आ जाती हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपको कार्पल्स के बीच में देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, टार्सल्स के बीच में भी देखने के लिए मिल जाती है। फिर अगली तरह की जॉइंट की हम बात करें तो ये आ जाती हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जो कि हमारे ऑसिपिटल जो कॉन्डाइल्स होते हैं इनकी एटलस के साथ में आर्टिकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और आखिरी तरह की जो जॉइंट होती हैं ये होती हैं सैडल जॉइंट्स, जो कि आपको कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में देखने के लिए मिल जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे मेजर जॉइंट्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी के अंतर्गत हमें कवर करने जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यहां तक की चीज भी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुकी है। और अब कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्केलेटल मसल रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए डिसऑर्डर्स हैं उनको रेफर करेंगे, और फिर हम यहाँ पर हमारे बोन्स रिलेटेड और डिसऑर्डर्स को भी कंप्लीटली देख लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। डियर स्टूडेंट, मसल्स के अंदर में जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है ये दरअसल एक मसल से दूसरी मसल तक और फर्दर आगे तक किस तरीके से कंडक्ट हो पाती है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक खास प्रोटीन जिसे कहा जाता है डिस्ट्रोफिन। अगर इस प्रोटीन की एक्सप्रेशन किसी तरीके से आप कह लीजिए कि अफेक्ट हो जाती है, एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है, तो हमें इसका अफेक्ट देखने के लिए मिलता है एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रोफिन की एब्सेंस में या फिर आप कहिए इसके म्यूटेटेड फॉर्म के फॉर्मेशन से ही हमें ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा टिटैनी की बात आ जाती है, जो कि ब्लड के अंदर में कैल्शियम आयन की लो कंसंट्रेशन होने के कारण से होती है, जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन के स्पाज्म देखने के लिए मिलते हैं, बॉडी में अकड़न आने लग जाती है, जो कि टिटैनी का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी है। अब इससे आगे बढ़ते हुए बोन से रिलेटेड जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हम ये पाते हैं कि बोन के अंदर कैल्शियम आयन का डिपोजिशन, फॉस्फेट आयन का डिपोजिशन रिड्यूस होने लग जाता है। और इसके पीछे हार्मोनल कंटेंट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट असर देखने के लिए मिलता है। जैसे बात करें हम तो थायरोकैल्सिटोनिन की बात आती है, पैराथॉर्मोन की बात आती है। ये दरअसल बोन के अंदर में जो कैल्शियम आयन का डिपोजिशन है इसे रेगुलेट कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बोन में कम हो जाए तो वो बोन पोरस हो जाती है, और ऐसे में हड्डियों के टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा बात आ जाती है रिकेट्स की, जो कि हम बात करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी होता है। बेसिकली कैल्शियम आयन और फास्फोरस आयन इनकी बॉडी के अंदर में जो डिपोजिशन होनी चाहिए फॉर बोन स्ट्रेंथनिंग, वो अगर नहीं हो पाती तो उसके कारण से रिकेट्स होने लग जाती है। इसके अलावा आर्थराइटिस की बात आती है, जो कि होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, और इसी से रिलेटेड एक गाउट आर्थराइटिस की भी जिक्र हमें देखने के लिए मिलता है। जब कभी बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड का अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है तो ये हमारे साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, और इससे कॉज होता है गाउट आर्थराइटिस। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, मसल से रिलेटेड भी एक और यहाँ पर डिसऑर्डर का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, जो कि आ जाता है हमारा संभावना वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है, पैरालिसिस की भी संभावना देखने के लिए मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमने हमारे स्केलेटल मसल और मस्कुलर जो सिस्टम है इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी कवर कर लिया है। आई होप आपने ध्यानपूर्वक इसके सभी पोर्शन को अच्छे तरीके से समझा है, और आपके माइंड के अंदर में इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की एक क्लियर छवि ऑलरेडी बन चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, आज फिर सेशन को देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट सेशन के अंदर में और फर्दर पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हुए एक अलग चैप्टर के। तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू।